Mast. जय हिंद फ्रेंड। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है इनके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो जो महाद्वीप है, महाद्वीप और महासागर इनका अध्ययन करते हैं। और जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है इनके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो पर्वत, पठार, मैदान। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है उन पर जो महाद्वीप पर जो आकृतियां, स्थलाकृतियां बनती है उनका अध्ययन करते हैं। मतलब इसके आदि इन्हीं चीज का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, किस किस का? जो प्रथम श्रेणी में हम करेंगे महाद्वीप का और महासागर का। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में हम करेंगे जो पर्वत है, पठार है, मैदान है और हिमालय द्वारा स्थलाकृतियां बनती है। मतलब जो महाद्वीप पर जो भी स्थलाकृतियां बनती है उनका अध्ययन करेंगे। और जो तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच है इसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो जो अपर्दन प्लस निक्षेपण से जो भी स्थलाकृतियां बनती है उनका हम अध्ययन करेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत। ये तीनों किसके प्रकार है? तो ये क्या है? उच्चावच के प्रकार है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि उच्चावच की तो हम समझ गए। अब ये जो अपर्दन है और निक्षेपण है ये क्या है? तो जो अपर्दन है वो क्या है और निक्षेपण क्या है? इसके साथ एक होता है परिवहन। अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर्दन के बारे में। ताप के द्वारा होगा प्लस किसके द्वारा होगा? ताप के द्वारा होगा। जब अधिक दबाव पड़ेगा या अधिक तापमान बढ़ेगा तो इसके कारण क्या? चट्टानें गर्म होगी और गर्म होने के कारण क्या? चट्टानें फूट जाएगी, उनमें दरार पड़ेगी या भ्रंश पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? भ्रंश या दरार। भ्रंश पड़ेंगे या दरार पड़ेंगे। दूसरा है दाब के कारण। जब दबाव, चट्टानों पर दबाव, अधिक दबाव पड़ेगा, इस पे क्या? अधिक दबाव या बल पड़ेगा तो चट्टानें फूट जाएगी। और जो चट्टानें फूटेगी वो अक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। और इसके बाद हम जानेंगे नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षय किसे कहते हैं। तो अक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना या बिखरना। तो इसी चट्टान मतलब कोई भी चट्टान एक से जब एक टूटकर छोटे कणों में या किसी रूप में विभक्त हो जाती है, ऐसी दरार पड़ने के कारण ये फूट जाती है और टूटकर बिखर जाती है, इसको कहते हैं अक्षय। अब अक्षय कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः अक्षय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है भौतिक अक्षय। ये भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है। इसमें आएगा कि जो भौतिक क्रियाओं द्वारा अक्षय होता है, मतलब चट्टानें भौतिक क्रियाओं के द्वारा टूटती है तो उसी को हम कहते हैं भौतिक अक्षय। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि किसके द्वारा होगा? तो सूर्य ताप के द्वारा होता है। ठीक है, सूर्य ताप के द्वारा अक्षय होता है। मतलब क्या कि जब सूर्य की गर्मी तपेगी, मतलब सूर्य के द्वारा जब किरणें निकलेगी तो ये सूर्य से निकलने वाली किरणें जब इस पर चट्टानों पर पड़ेगी तो ये चट्टानें क्या होगी? गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर से ये टूट जाएगी और ये टूटने के कारण नीचे बिखर जाएगी। इसी को कहते हैं भौतिक अक्षय। सूर्य ताप के द्वारा। दूसरा होता है ये पवन द्वारा। अब पवन द्वारा कैसे होता है? तो पवन के द्वारा, जब पवन के द्वारा लाई गई सामग्री, मतलब जो हवा चलती है, हवा के द्वारा दूर के छोटे छोटे कण और मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सभी लेकर आती है और ये चट्टानों से घिसाते हैं ऊपर से। ठीक है, तो ये घिसाने के कारण चट्टानों का हाथ होता है, नीचे हाथ के कारण चट्टानें और भी बजाती है टूटकर, इसी के कारण। तो इसी को कहते हैं पवन द्वारा मतलब भौतिक अक्षय होता है। और तीसरा होता है समुद्र जल द्वारा या समुद्र द्वारा। जल या समुद्र। ठीक है, मतलब जल द्वारा होता है अक्षय और समुद्र द्वारा होता है। तो समुद्र द्वारा देख लेते हैं सबसे पहले। तो जब समुद्र का जल, माना कि समुद्र है और यहाँ पर क्या है? चट्टान है, यहाँ पर कोई चट्टान नहीं। अब इसमें जो जल है, ये समुद्र का जो जल है, अब इस चट्टान पर आकर बार बार किसी ज्वार भाटे के द्वारा और लहरों के द्वारा इस चट्टान को काटेगा और इसी को काटने को क्या कहेंगे हम? भौतिक अक्षय। दूसरा है जल द्वारा। जल द्वारा क्या? भूमिगत जल द्वारा भी इस तरह का निर्माण होता है और वहाँ भी क्या होता है? भौतिक अक्षय होता है। इस तरह का मतलब क्या? जब दरारों के बीच ये कोई दरार हो गई, इसमें जल भर जाता है। अब जल भर जाने के कारण इसकी दरार का भास होता है, मतलब जो चट्टान इस भास हो, इसको क्या कहेंगे? भौतिक अक्षय। अब दूसरा होता है वनस्पति या मानवगत अक्षय। तो वनस्पति के द्वारा कैसे होगा? तो देखेंगे कि वनस्पति के द्वारा जो अक्षय होता है, जब चट्टानों के बीच, मान लो कि चट्टान है, ठीक, अब इसके बीच क्या वनस्पति या कोई पौधे में लग गया या इसमें पौधा खड़ा हुआ, जब इस पौधे की जड़ चट्टानों के अंदर चली जाएगी, ठीक है, तो इस चट्टानों का हाथ करेंगे, मतलब इसको, इस चट्टानों को नष्ट करेंगे।
ठीक है, अंदर जाने के बाद ये चट्टान क्या है, टूट जाएगी और इसी को टूटने को क्या बोलेंगे, अपक्षय बोलेंगे। ठीक है, अब तीसरा है मानव मतलब जीव के द्वारा है, मानव द्वारा। जीव के द्वारा या मानव द्वारा में समय लगा है, मतलब जैसे चूहे के भी हुए, सांप के हुए, मतलब वो जो भी जीव जंतु जमीन के अंदर रहते हैं वो भी चट्टानों का हाथ करते हैं या जमीन को काटते हैं और उसके अंदर रहते हैं, इससे भी चट्टानों का हाथ होता है। दूसरा मानव द्वारा, तो मानव के द्वारा जो मानव है वो भी अपने आवास के लिए घर बनाता है, फैक्ट्री डालता है और उसके बाद उद्योगों का मतलब वो करता है, निर्माण करता है, जिसके बाद खदानें खोदता है तो वो क्या करता है, चट्टानों का हाथ करता है। तो इसको क्या करेंगे हम, अपक्षय। अब पहली कंडीशन होगी दो गई भौतिक अपक्षय और एक होगा वनस्पति जीवरत अपक्षय। तीसरा होता है रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय कैसे होता है तो ये भी देख लेते हैं। तीसरा होगा रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो चट्टान है ये ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा भी चट्टानों का ऑक्सीकरण मतलब जो क्या होता है, अपक्षय होता है, ये चट्टानें टूट जाती है। ठीक, अब जंग लगने के कारण मतलब जैसा लोहे में जंग लगती वैसे ही ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, विभिन्न गैसों के द्वारा क्या होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपरदन और परिवहन। और अपरदन परिवहन कैसे करते हैं, तो जब चट्टानें टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, अपरदन या परिवहन। माना कि चट्टान ये है, ठीक है, ये चट्टान ये टूट कर नीचे बिखर गई, ठीक, यहाँ पर बिखर गई। अब यहाँ से चट्टान जाकर के किसी दूसरे स्थान पर मतलब चट्टान ए स्थान से बी स्थान के लिए चली गई, इसको क्या कहेंगे हम, ये चट्टान यहाँ पर इसका जो मलबा है कचरा था, ये कचरा यहाँ से यहाँ टूट गया, इसको बोलेंगे परिवहन या अपरदन। ठीक है, परिवहन या अपरदन। ठीक, मतलब किसी भी पर्वत, जैसे पर्वत पे ढला हुआ है, ये पर्वत मान लिया, इसका जो यहाँ पे चट्टान टूट कर कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो ये दो कारणों से जाएगी। पहला तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पहला तो गुरुत्वाकर्षण के कारण मतलब नीचे ग्रेविटी के कारण निकल जाएगी, नीचे जाएगी। दूसरा है अपरदन के कारण, मतलब चट्टान से गिरी तो स्वाभाविक बात है नीचे जाएगी। दूसरा है अपरदन के कारण। ठीक है, तो ये दोनों कारणों से चट्टान की जो मिट्टी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, इसको क्या कहेंगे हम, अपरदन या परिवहन। तो ये किन माध्यम से होता है, तो ये 3-4 माध्यम से होता है। सबसे पहले किसके द्वारा होगा, सबसे पहले होगा पवन द्वारा। ठीक है, मतलब हवा एक स्थान से मिट्टी उठाएगी और दूसरे स्थान पर ले जाएगी। कैसे, जैसे आपने देखा होगा बालू के स्तूप ऐसे बालू का स्तूप होता है, ठीक है, दूसरे दिन हवा ये बालू के स्तूप को बिछा देती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रेगिस्तान मरुस्थल। ठीक है, अब इसी को एक साइड से काट दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्लाई। ठीक है, तो ये क्या पवन द्वारा होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा किसके द्वारा होगा, दूसरा होगा जल के द्वारा। ठीक है, मतलब जल में क्या जाएगा, नदी। अब आपने देखा होगा कि नदी जब बहती है तो स्टार्टिंग में जब नदी पड़ोस से निकलती है तो बहुत पतली सी धारा होती है, जैसे ही नदी आगे आएगी तो ऐसी चौड़ी धारा बहने लगती है। मतलब क्या, ये दोनों साइड की जो किनारे हैं इनको काट देती है, या नदी जो पर्वत है इसको भी काट कर किसान बहाकर ले जाती है। तो ये जो काट कर बहाकर मिट्टी जो ले रही है ये कहीं ना कहीं इकट्ठी करेगी, वो जो इकट्ठी करेगी वह मतलब यहाँ से जो ले जाने की प्रक्रिया है इसको क्या बोलेंगे हम, अपरदन। तो तीसरा आ जाता है निक्षेपण, मतलब जो मिट्टी एक जगह पर यहाँ पर निक्षेपित करेगी या इकट्ठी करेगी उस स्थान को क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। अगर आपको दूसरे फिगर में इसका भी थोड़ा मतलब हो जाएगा कि निक्षेपण कैसे कहेंगे। ठीक है, तो निक्षेपण जब नदी अपनी स्टडी में कैसे होती है, नदी युवावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक, नदी की अवस्था होती है और जो तो इसी को क्या बोलेंगे, निक्षेपण। या फिर डेल्टा बनाएगी या समुद्र में गिरा करके बनाएगी, समुद्र में गिरा देगी तो एस्टुरी बनेगी। या तो बनाएगी डेल्टा या बनाएगी एस्टुरी। और यदि किसी नदी ने किनारों पर कहीं से जमा कर दिया तो ये हो गई बालक भूमि और खरब भूमि, इसका निर्माण करेंगे। अब हम देखते हैं नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो नदियों की स्थलाकृतियां किस प्रकार बनती है और ये क्यों बनती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपरदन के बारे में। तो अपरदन किसे कहते हैं, तो अपरदन के लिए एक छोटा सा वाक्य जो अपरदन बोलते हैं उसे क्यों बोलते हैं, मतलब अपरदन जो आप समझते हो कि अपरदन क्या होगा। तो अपरदन के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो चट्टान रहेगी ये चट्टान को फूटकर इसका टुकड़े होना है क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा। मतलब जो चट्टान
टूटेगी, इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, चट्टान के टुकड़े होना, जिसे बोले अपर्दन, या मिट्टी का बह जाना, उसे भी क्या बोलेंगे, अपर्दन। मतलब काट छांट होना, ये क्या कहलाएगा, अपर्दन। ये किन किन चीजों द्वारा होता है, तो पवन द्वारा, हिमानी द्वारा और बर्फ द्वारा, मतलब सभी के द्वारा कुछ न कुछ अपर्दन होता है। और ये जल द्वारा भी होता है, भूमिगत जल द्वारा भी होता है। तो अब हम देखेंगे जो जल द्वारा निर्मित है स्थलाकृतियां वो, और इसके अंतर्गत देखेंगे नदी द्वारा स्थलाकृतियां। अब जो नदी द्वारा स्थलाकृतियां, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है, उसमें नदी से सबसे पहले कौन सी स्थलाकृति बनेगी। तो सबसे पहले नदी जहां से निकलती है, मतलब जहां से नदी की स्टार्टिंग होती है, पहाड़ के बीच में से जब नदी निकलती है, तो उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, नदी का उद्गम। मतलब जहां से नदी निकलेगी उस स्थान को बोलेंगे नदी का उद्गम। जिस स्थान से नदी निकल रही है उसे क्या बोलेंगे, नदी का उद्गम। और जहां पर नदी खत्म होगी उस स्थान को क्या बोलेंगे, मुहाना। तो आपको दो क्लियर होंगे, एक तो उद्गम और दूसरा है मुहाना। सबसे पहले क्या बोलेंगे, उद्गम, जहां से नदी निकलेगी उससे उद्गम, और जहां मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, जो मुहाना। अब है प्रवणता। अब प्रवणता किसे कहेंगे, तो जो नदियां है इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी ऊंची है, यही उसकी प्रवणता कहलाएगी। मतलब क्या, जितनी ऊंची जगह से नदी बहकर आएगी, मतलब जो नदियां है वो जहां से भी ऊपर से बहकर आएगी, उसकी चाल या उसकी जो गति उतनी तेज अधिक होगी। ठीक है, मतलब उसकी तेज गति होगी, क्यों, क्योंकि वो जमीन से या भूमि से ऊंची है, और जो है जितनी ऊंची होगी उतनी ही क्या होगी, उसकी जो प्रवणता है उतनी ही अधिक होगी। मतलब उसकी जो चाल है या गति है वो उतनी तेज होगी, और उसके रास्ते पे आने वाले जो कंकर पत्थर है, जो बालू या रेत है, वो सब उसके साथ में क्या आएंगे, बहकर आएंगे, और उसे क्या बोलेंगे हम, अपर्दन। ठीक है। अब दूसरी है क्षिप्रिका। जब नदियां बहती है तो नदियां ऐसे ना बहकर नदियां ऊपर नीचे बहती है, जो नदी का जल है वो ऊपर नीचे बहता है। ठीक है, तो जो ऊपर नीचे नदी का जल बहता है, इसके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्षिप्रिका। क्षिप्रिका कहाँ बनेगी, तो क्षिप्रिका कहाँ बनेगी, तो जो क्षिप्रिका है वो नदियां जब ऐसे बहेगी तो इनके बीच में जो नदियां ऊपर से पानी जल आएगा और वापस नीचे से मुड़ जाएगा, तो जो इनके बीच में जो स्थलाकृति बनेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्षिप्रिका। अब जो तीसरी अवस्था में बनेगी वी आकार की घाटी। तो जब नदियां पर्वतों के बीच होती है, पर्वत इस डिजाइन के होते हैं, पर्वत एक ऐसा एक ऐसा, दो दो पर्वत हो गए, इसके बीच में यहाँ पर नदियां होगी, मतलब दोनों पर्वत के बीच में ऐसे नदियां बहती है। तो जो नदियां दोनों पर्वत के बीच में बहती है तो क्या बनाती है, वी आकार की घाटी। ठीक है, कैसे बनाती है वी आकार की घाटी, आपने बचपन में एक चित्र बनाया होगा इस प्रकार, सूर्य निकाल देते हैं, इधर दो पर्वत खड़े कर देते हैं, यहाँ पर नदिया का झरना बहता है, देखा होगा आपने ऐसा। तो वही क्या है, वी आकार की घाटी। जब दोनों पर्वत के बीच में से नदियां बहती है तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनाती है, उसे बोलते हैं वी आकार की घाटी। ठीक है, तो अब तीन आकृति हम सीख गए। सबसे पहले क्या है, प्रवणता, मतलब नदी की जो ऊंचाई होगी वो। दूसरी होती है क्षिप्रिका, मतलब जहां पर नदियां ऊपर नीचे बहती है और जो बीच में जल इकट्ठा होता है, ऊंची नीची आकृति के कारण जो कठोर चट्टान है वो तो रह जाती है, और जो मुलायम चट्टान है वो पानी के साथ बहकर चली जाती। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ही क्षिप्रिकाओं का निर्माण होता है। जब नदी का जल आता है और जो कठोर चट्टान है वो तो रह जाती है, जैसे ये कठोर चट्टान थी यहाँ पर, तो ये तो रह गई। अब यहाँ पर जो मुलायम चट्टान थी वो नदी के साथ बहकर चली गई। अब आगे वापस नदियाँ बढ़ती है तो यहाँ पर जो नरम चट्टान थी या जो बालू या मिट्टी थी वो चली गई यहाँ से, और जो ये पत्थर था ये रह गया, तो ये क्या हो गई, क्षिप्रिका हुई। अब वी आकार की घाटी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जो पर्वत है उसके बीच की आकृति को क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी। अब है गार्ज। जब वी आकार की घाटी कुछ इस प्रकार होती है, वी आकार की घाटी, वी मतलब जो वर्ड होता है वी, उसके जैसे वी आकार की घाटी होती है। जब वी आकार की घाटी पानी के बहने से या झरना पीछे हटने से, मतलब कोई झरना ऐसे गिर रहा है, मान लो कोई झरना ऐसे गिर रहा है, अब ये झरना बहते बहते पीछे हटता जाएगा, मतलब आज यहाँ से गिर रहा है, अब ये जो पत्थर है यहाँ वाला इसको तोड़कर नीचे गिरा देगा, तो कल से यहाँ से गिरेगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ से गिरेगा नीचे, तो ऐसे करके पीछे हटता जाएगा, तो ये जो वी आकार की घाटी है ये ऐसे चौड़ी हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम गार्ज। मतलब क्या, वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती तो उसे हम क्या बोलेंगे, गार्ज। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि गार्ज के आगे कैनियन। ठीक है, तो वी आकार की घाटी भी हो गई, वी आकार की घाटी भी हो गई। इसके आगे हम देखेंगे कैनियन। ठीक है, कैनियन क्या कहेंगे, तो जब वी आकार की घाटी
जब गार्ज बन जाती और वो जो चौड़ा रूप ले लेती है तो उसे बोलते हैं कैनियन। ठीक है, मतलब पहले क्या था, छिपरी थी छोटा गड्ढा, मतलब उससे बड़ी हुई तो वी आकार की घाटी दोनों पर्वत के बीच में। जब वी आकार की घाटी गहरी हो गई तो उसके क्या बोलेंगे हम, गार्ज, मतलब गहरी हो गई तो। और जो गहरी होकर चौड़ी हो गई, मतलब गहरी के साथ साथ चौड़ी हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, कैनियन। यूएसए में मतलब जो कोलोराडो नदी है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है, कैनियन बनाती है, ग्रैंड कैनियन, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन। मतलब ग्रैंड कैनियन क्या है, सबसे बड़ा गड्ढा है, या यूं कहें कि जो नदी है वो सबसे चौड़ी है और गहरी भी है वहां पर, उस वही है ग्रैंड कैनियन। कहाँ है ये, यूएसए में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जलप्रपात। आपने बचपन में देखा होगा झरना गिरते हुए, या बचपन में नहीं देखा होगा तो अभी भी आप देखते होगे, कहीं पर जाते होगे घूमने तो वहाँ जो पर्वत पर से, जो पहाड़ से जो मतलब जो जल नीचे गिरता है उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। जब पहाड़ से पर्वत से नीचे जल गिरता है तो अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई देता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, जलप्रपात। जलप्रपात का अर्थ यही है कि ऊपर से जल का गिरना, यही होता है जलप्रपात। ठीक है, मतलब जब जल ऊपर से गिरेगा या नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, पठार या तो पर्वत से गिरेगी या ही पठार से गिरेगी। मतलब कोई पठार है, पठार की आकृति 100 मीटर ऊंची होती है। दूसरा होता है जो पर्वत, अब जो पर्वत से गिरेगी या पठार से गिरेगी, तो जो पठार से गिरेगी या पर्वत से गिरेगी उसे क्या बोलेंगे हम, जलप्रपात। मतलब ऊपर से पानी का गिरना जलप्रपात कहलाता है, झरना कहलाता है। ठीक है, ये आप जान गए। अब इसके आगे देखते हैं अवनमन कुंड। तो जहां पर जो जलप्रपात होता है यहाँ पर एक गड्ढा नुमा आकृति बनती है। ठीक है, मतलब इस जल के गिरने से क्या होता है, एक आकृति बनती है, मतलब एक गड्ढा बनता है बड़ा वाला। ठीक है, इसे बोलेंगे अवनमन कुंड। ठीक है, आपको समझ में आएगा, मतलब जब जल ऊपर से गिरेगा तो एक क्या, गड्ढे की आकृति बनेगी और इसी गड्ढे को क्या बोलेंगे, अवनमन कुंड। ठीक है, अब अवनमन कुंड के आगे क्या बनेगा, जैसे ही अवनमन कुंड बनेगा इसके आगे जल फैल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अवनमन कुंड पे पूरा जल भरा जाएगा, इसके बाद में जो नदी है वो नदी आगे जाकर फैल जाएगी। ठीक है, अब जब नदी आगे फैलेगी तो यहाँ पर नदी विलुप्त हो जाएगी, इस स्थान पर नदी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो नदियां पर्वत से अपनी जवानी या अपनी जो युवावस्था है उसमें क्या लेके आई थी, बहुत से पत्थर लेके आई थी, कंकड़ लेके आई थी, बड़े बड़े पत्थर लेके आई थी। वो पत्थर लेके कहाँ पर आए, छिपलिका से होते हुए डायरेक्ट आप क्या, झरने के साथ उसने नीचे डाल दी। और अवनमन के कुंड, जो अवनमन कुंड था, इससे आगे की जो स्थलाकृति यहाँ पर वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो गए। तो जब इनमें पानी जाएगा अंदर तो क्या होगा, जैसे ही स्थलाकृति के अंदर जाएगा तो ये पानी यहाँ से स्वतः समाप्त हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं ये आकार की घाटी। तो जब नदियां मैदानी भाग में उतरती, अब आपने देख लिया होगा कि छिपलिका हो गई, इसके बाद जलप्रपात होगा, जलप्रपात के बाद झरना होगा, झरने से अवनमन कुंड होगा, अवनमन कुंड से बांगर प्रदेश होगा। अब बांगर प्रदेश से आगे क्या होगा, जब नदियां मैदानी भाग में उतरेगी तो ये स्थलाकृतियों का निर्माण करती है या इस आकार की घाटी का निर्माण करती है। इस आकार की घाटी क्या होती है, अब देखते हैं इस आकार की घाटी को। इस आकार की घाटी कैसे होगी, जब नदियां भारी जल लेके नीचे उतरेगी, जो जल आएगा उस जल में जो कठोर चट्टान है वहां से नदियां अपना रूप मोड़ लेती है, और जिधर नर्म चट्टान होती है उधर क्या करती है, उधर बहना स्टार्ट कर देती है। मतलब जब जिधर से बाहर जाएगा उधर से तो रह जाएगा, और जो जहां पर रुका है वहां से वापस बहने लग जाएगी। मतलब क्या, जहां पर नर्म चट्टान है या पत्थर है वहां से नदियां अपने आप ही रास्ता कर लेती है। जैसे आपने गांव में भी स्थलाकृतियां देखा होगा कि आपका गांव का जो छोटा नाला है वो भी इस आकार से बहता होगा। मतलब क्या, कहीं से इधर मुड़ गया, कहीं पे उधर मुड़ गया। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे इस आकार की घाटी। अब इस आकार की घाटी के जस्ट आगे क्या होगा, गोखुर झील का निर्माण होगा। गोखुर झील किसे बोलेंगे, जब इस आकार की घाटी सीधी बहने लगती है तो इसे क्या बोलेंगे हम, गोखुर झील। मतलब कैसे, इस आकार की घाटी, जिस प्रकार इस आकार की घाटी ये थी, ये एस जैसी आपको दिखाई देती है। अब इसके आगे क्या होगा, गोखुर झील का निर्माण होगा। कैसे, जब इस आकार की घाटी नदी इस आकार की घाटी ना बनाते हुए सीधी बहने लग जाती। ठीक है, अब नदियां सीधी बहने लग जाती, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो जल यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पर ये टकरा कर ये जल सीधा, एक समय आएगा जब जल सीधा बहने लग जाएगा। इसी को
अब ये जल इधर नहीं बहेगा, जो इधर इधर की ये आकृति है ये ऐसी कैसी रह जाएगी और इसका मुंह बंद हो जाएगा दोनों तरफ से, तो इसमें जो जल है वो मरा रह जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे गोखुर झील। मतलब क्या, ये गाय के खुर के जैसी दिखाई देती है तो इसी को क्या बोलेंगे, गोखुर झील। और ये क्या हो जाएगी, ये सकार की घाटी सीधी बहने लग जाएगी तो इसे बोल देंगे गोखुर झील। और ये सकार की घाटी, कौन सी ये सकार घाटी, ये सकार की घाटी हो गई और ये क्या हो गई, गोखुर झील। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे हम कि नदी तटबंध। जब नदियां मैदानी भाग में उतरती है तो जो गाद या जो सिल्ट जो नदियां अपर्दन के द्वारा जो लेकर आती है, मतलब जो नदियों की तीन अवस्था है, आप देखेंगे कि नदियों की तीन अवस्था होती है। पहली अवस्था क्या होती है, युवा अवस्था, युवा अवस्था। ठीक है, दूसरी होती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, और तीसरी होती है वृद्धावस्था। ठीक है, अब युवा अवस्था में नदी कहां पर होती है, तो युवा अवस्था में नदी पर्वत पर होती है। ठीक है, युवा अवस्था में नदी कहां होती है, पर्वत पर। मतलब क्या, जब पर्वत पर होती है उसी अवस्था को बोलते हैं युवा अवस्था। जब नदियों का ढाल सीधा होता है, जब नदियों का ढाल सीधा होता है तो ये क्या करती है, ये अपने जो साथ है ये क्या लाती है, बड़े बड़े पत्थर कंकर बालू ये लेके आती है। और कहा भी गया है कि मतलब जो जितना टूटेगा या बिखरेगा वो उतना ही संवरेगा। तो मतलब जो पत्थर टूटे थे बिखरे थे वो नीचे आकर क्या संवरना चालू हो गए। मतलब क्या, वो क्या कि विभिन्न प्रकार की स्थललहर किस प्रकार बनती है, जो अपर्दन के कारण। तो अभी तक तो नदियां अपर्दन कर रही थी, अब जैसे ही मैदानी भाग में नदियां उतरेगी तो वो क्या करेंगी, निक्षेपण करेंगी। मतलब क्या, दूसरा काम करेंगी। पहला क्या था, अपर्दन। ठीक है, अब दूसरा क्या करेगी, निक्षेपण। ठीक है, पहला क्या था, अपर्दन, दूसरा है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या, कि जहां पर वो रखेगी। अब जैसे ही ये सकार की घाटी है, ये सकार की घाटी के बाद क्या करेगी, जो गोखुर झील का निर्माण करेगी। वो गोखुर झील के बाद क्या क्या बनेगा, मतलब गोखुर झील के जस्ट आगे क्या बनेगा, तो जैसे मैदानी भाग में जाएगी तो ये क्या बनेगी, प्राकृतिक तटबंध या नदी तटबंध बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो नदियां अपने साथ जो गाद या कचरा या सिल्ट, ठीक है, जो लेकर आई थी, मतलब जो अपर्दन के द्वारा जो नदियां लेकर आई थी, जो कचरा या जो पत्थर कंकर जो लेकर आई थी, वो नदियां जो प्रौढ़ावस्था, मतलब इसमें क्या, इसमें ये तो अपर्दन भी करेगी प्लस क्या करेगी, निक्षेपण भी करेगी, निक्षेपण। ठीक है, इसमें क्या करेगी, ओनली अपर्दन करेगी। ठीक है, और इसमें क्या करेगी, ओनली निक्षेपण। मतलब सबसे पहले क्या करेगी, युवा अवस्था में तो ओनली अपर्दन करेगी, वो काटने का काम करेगी। और जो निक्षेप जो प्रौढ़ावस्था है इसमें क्या करेगी, अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करेगी। कहीं से नदी जहां पर ज्यादा पतली नदी वहां पर चौड़ी होगी तो वहां पर काट देगी, और जहां पर ज्यादा चौड़ी नदी हो गई है वहां पर धीरे धीरे गाद या कचरा किनारे पर जो है छोड़ती जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण। अब तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में नदी सिर्फ छोड़कर जाती है, ना कि कुछ लेकर जाती, क्योंकि ये तो मैदानी भाग पर रह जाती है तो इसकी गति बिल्कुल स्लो हो जाती है या धीरे हो जाती है। दूसरा, ये नदी जो मैदानी भाग पर आती है तो ये क्या फैल जाती है चारों तरफ, और जैसे ही फैलती है तो इसकी गति धीरे हो जाएगी, और जो इसके साथ जो कचरा लेकर आई थी, जो मतलब जो पत्थर कंकर लेकर आई थी ऊपर से पहाड़ से, वो पत्थर कंकर यहाँ पर छोड़ना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो 9वें नंबर की जो स्थलाकृति है वो क्या बनेगी। तो इसके आगे नदी बनाएगी नदी द्वीप। ठीक है, मतलब क्या, नदी द्वीप क्या होगा कि जब नदियां बहकर मैदानी भाग में आएगी तो मैदानी भाग में आकर नदी क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। मतलब नदी बहुत चौड़ी हो जाएगी। तो जो अब पत्थर लेकर आई थी, क्या, जो पत्थर कंकर लेकर आई थी, तो अब नदी का कुछ जो यहाँ पर जो जहाँ पर ज्यादा चौड़ी नदी होगी वहीं पर जो पत्थर कंकर इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो यही क्या हो जाएगी, यहाँ पर मान लो यहाँ इस जगह पर नदी ने बहुत सारे कंकर पत्थर इकट्ठे कर दिए इस स्थान पर। ठीक है, वो नदियां दोनों तरफ से बहने लग गई। तो इसे ही क्या बोलेंगे, जब नदियां दोनों तरफ से बहने लग गई और यहाँ पर इकट्ठे कर दिए मेन सेंटर पर, तो इसे को बोलेंगे नदी द्वीप। ठीक है, नदी द्वीप, नदी द्वीप का निर्माण होगा। अब जैसे ही नदी द्वीप बनेगा, इसके आगे क्या बनेगा, मतलब ये तो होगा नदी द्वीप, इसके आगे क्या बनेगा,
तो ये है प्राकृतिक तटबंध। मतलब हम दूसरी आगे बना लेते हैं इसको। नदी द्वीप के आगे क्या बनेगा? प्राकृतिक तटबंध। जब मैदानी भाग में जाएगी, तो जब नदी चौड़ी हो जाएगी तो नदी ज्यादा चौड़ी अवस्था में बहेगी, मतलब लंबी चौड़ी बहेगी, ठीक है। तो जो उसके साथ गाद्य कचरा लेकर आई, ये क्या दोनों साइड किनारों पर छोड़ना प्रारंभ कर देगी नदी। इसी को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध या नदी तटबंध, मतलब दोनों साइड ये गाद्य कचरा इकट्ठा करेगी अपनी निम्न गति के कारण, उसे क्या बोलेंगे? नदी तटबंध। अब इसी के जस्ट आगे हम क्या करेंगे? नदी का अगला रूप देखेंगे। मतलब क्या? नदी इसके आगे कौन सी स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो जब नदियां समुद्र के किनारे पहुंच जाती, मतलब अब तक क्या मैदानी भाग में थी, अब इसके आगे क्या बनेगी? समुद्र के किनारे पहुंचेगी। तो जब समुद्र किनारे पहुंचेगी तो ये क्या बनाएगी? तो समुद्र के किनारे जब नदियां ऐसे करके समुद्र के किनारे पहुंचेगी, अब जब समुद्र के किनारे पहुंचेगी तो नदियां फैल जाएगी, मतलब थोड़ी चौड़ी बहने लगेगी, ठीक है। जैसे हम गंगा नदी का उदाहरण लेते हैं, गंगा नदी, ठीक है। ये कहां पर जाकर भी, मतलब बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश मान लेते हैं। गंगा नदी का बांग्लादेश में जाकर क्या बनाती है? तो ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब क्या होता है? जब नदी अपने साथ लाए हुए कचरे को एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा करने लगती है और उसके दोनों तरफ से बहने लग जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा। आपने नाम भी सुना होगा, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा ये कैसा डेल्टा है? तो ये मतलब सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि ये दलदली भूमि है, इसमें वन जल्दी पनपेंगे, इसलिए सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले नदी का उद्गम हुआ था और ये मुहाना, तो मुहाने पर क्या बनाएगी नदी? मुहाने पर बनाएगी डेल्टा। अब ये जहां पर खाली जगह होगी वहां पर तो नदियां क्या बना देगी? डेल्टा। अब मान लिया जाए कि इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, तो अब क्या बने हैं? अब कौन सी स्थलाकृति बनेगी नदियों की? तो जब दोनों ओर पहाड़ हो, नदी के दोनों ओर पहाड़ हो, तो नदियां ना तो डेल्टा बनाएगी और ना ही और कुछ बनाएगी, और ये गाद जो सिल्ट लेकर आई है साथ में, वो डायरेक्ट सीधे क्या? समुद्र में, क्या? समुद्र में सीधा लाकर फेंक देगी यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर इकट्ठा कर देगी सीधा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसी आकृति को हम बोलेंगे एस्चुरी, ठीक है। इस आकृति को क्या बोलेंगे? एस्चुरी। जब वो नदियां का समुद्र में लाकर फेंक देगी उसे क्या बोलेंगे? एस्चुरी। मतलब क्या? नदियां सबसे पहले कहां से आई थी? पर्वत से, और वो जो अपने साथ में गाद सिल्ट या जो कचरा या यूं कहे कंकर पत्थर लेकर आई थी, वो कंकर पत्थर जब रास्ते में छोड़ते हुए कुछ रास्ते में उसके ढाल के कम होने के कारण रास्ते में छोड़ दिए थे, जिसको बोला था नदी तटबंध। उसके आगे नदियों ने क्या किया कि उसने क्या बनाया? डेल्टा बनाया। अब डेल्टा के आगे क्या आकृति बनी? जो एस्चुरी की। एस्चुरी कब बनेगी? जब दोनों साइड पहाड़ हो। माना कि एक साइड पहाड़ हो, ये एस्चुरी कौन कौन सी नदी बनाती है? तो इसके लिए देखते हैं हम, नर्मदा नदी, नर्मदा प्लस ताप्ती, ठीक है, दो नदी क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत है, ये इन दोनों नदियों के पास है। कौन सा? भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये दोनों नदियां इनके पश्चिम घाट से निकलती है, दोनों के बीच से। पश्चिमी घाट का कुछ भाग तो ये और कुछ भाग ये, इसके दोनों बीच से नर्मदा और ताप्ती नदियां निकलती है। तो ये दोनों नदियां समुद्र में क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अब आगे देखेंगे हम कि जब नदियां एस्चुरी और प्लस डेल्टा क्यों कैसे बनाएंगी। तो जब नदियों के एक साइड क्या हो? एक साइड पर्वत हो और एक साइड क्या हो? एक साइड पर्वत हो और एक साइड कुछ भी नहीं हो, मतलब एक समतल भूमि हो, तो नदियां दोनों बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी और क्या बनाएगी? एस्चुरी के साथ साथ क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। कैसे? कि जो ये वाला भाग है इसमें तो नदियां डेल्टा बना देगी, ठीक है। मतलब क्या? कैसे? जैसे ये नदी है, ये नदी बह रही है, तो यहाँ पर नदियां यहाँ पर तो डेल्टा बना देगी, ठीक है, इस वाले स्थान पर तो डेल्टा बन जाएगा। अब जो ये गाद और सिल्टे, ये पर्वत के कारण इधर तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो जैसे ये पर्वत के कारण इधर इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो ये यहाँ पर क्या बना देगी? एस्चुरी। तो गोदावरी नदी है जो दोनों बनाती है। कौन सी?
गोदावरी नदी एस्चुरी प्लस डेल्टा दोनों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम सबसे पहले एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदी कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती है। तो सबसे पहले हम अपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपर से स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपर की सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी। तो अपर के लिए हम एक शायरी का इस्तेमाल करते हैं कि कोई टूटकर बिखर जाता है और कोई टूटकर निखर जाता है। तो अपर्दन में क्या होता है कि जो टूटकर निखरता है उसी को क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। मतलब क्या? चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो नदी कहाँ से निकलती है? पर्वतों के बीच से निकलती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? नदियों का उद्गम। जैसे ये नदियां पर्वत से निकलेगी तो ये क्या है? छिपरिकाओं का निर्माण करेगी, ठीक है। और जैसे छिपरिकाओं का निर्माण करेगी, इसके आगे नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो ये क्या? झरनों का निर्माण करेगी, ठीक है। पठार से या पर्वत से जब नदियां ऊपर से गिरेगी तो इसे क्या कहेंगे? झरना। और जहां पर गिरेगी उसे क्या बोलेंगे? अवनमन कुंड, ठीक है। अभी जैसे ये आगे बढ़ेगी तो ये इस आकार की घाटी बनाएगी, मतलब ये आकार की घाटी या ऐसे भी, ठीक है। इसके आगे नदी क्या बनाएगी? नदी तटबंध बनाएगी, मतलब नदी दोनों साइड अपने तटबंध बना लेगी, या जो घाट सिलसिले लेकर आई थी ये छोड़ देगी। ये भावर प्रदेश का निर्माण भी करेगी, ठीक है। अब नदी तटबंध के आगे क्या बनाएगी? जो इस आकार की घाटी थी ये सीधी हो जाएगी तो यह बन जाएगी गोखुर झील, ठीक है। जब नदी सीधी होकर बहने लगेगी तो क्या हो जाएगी? गोखुर झील। ये नदी तटबंध हो जाएगा इसके आगे। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे या तो डेल्टा बनाएगी नदी या एस्चुरी बनाएगी। जब समुद्र में गिरेगी तो ये इस साइड बनाएगी तो या तो डेल्टा होगा, नदी दो साइड से बहेगी तो यह क्या होगा? डेल्टा। और जब ये डेल्टा नहीं बनाएगी तो ये क्या? एस्चुरी बनाएगी, मतलब समुद्र में गिरने से पहले क्या बनाएगी? एस्चुरी। मतलब क्या? ये क्या होगा? इसका मुहाना। ये तो होगा उद्गम, ये होगा इसका मुहाना, ठीक है। मुहाना किसे कहेंगे? जहां पर नदियां समाप्त होगी। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। जय हिंद।